आप देख रहे हैं संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी। पर हमें ठीक से पता नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कैसे होता है और क्यों इसे ऑप्ट करने की ज़रूरत किसी दंपति को पड़ती है। आइए ये सारी जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया से, जो कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू अवर स्टूडियो डॉक्टर। नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन शुरू होता है मिड साइकिल में, जो माहवारी का 13वां या 14वां दिन होता है। तभी हर औरत एक अंडा रिलीज करती है और ये अंडा पिकअप होता है फेलोपियन ट्यूब के एंड से। ये अंडा पिकअप होके फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करके मिड फेलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाता है। ये इंतज़ार करता है स्पर्म्स के आने के लिए। मिड साइकिल में जब स्पर्म्स वेजाइना से होते हुए, थैली के मुंह से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, गर्भाशय में यूट्रस से पास होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जब आते हैं तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ये अंडे के इर्द गिर्द मंडराते हैं और फिर ये अंडा सिर्फ एक स्पर्म को अलाउ करता है अंदर आने के लिए और मिलन होता है एग और स्पर्म का। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार ये फर्टिलाइजेशन होता है तो 24 घंटे बाद हम सेल डिवीजन, जान पैदा होते हुए एक्चुअली देख सकते हैं। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6 और फिर ये जो छोटा एम्ब्रियो होता है, छोटी सी जान होती है, ये ट्यूब से अपनी जर्नी शुरू करती है यूट्रस की तरफ। करीबन चौथे या 5वें दिन जब यूट्रस में पहुंचते हैं तो यूट्रस में ये एम्ब्रियो पहले स्टिक करता है और उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक बार ये प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाए तो फिर अगर एवरीथिंग गोज वेल, 9 महीने के बाद यू हैव अ वंडरफुल रिजल्ट। एक नया ह्यूमन बीइंग, एक नई जान पैदा होती है। So this is the normal reproduction process. चलिए, ये तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुआ। What is IVF then? अगर ये प्रोसेस जो आपने आपके स्क्रीन्स पे देखा था, ये सारा प्रोसेस जो एग ट्रैवल कर रहा है, फर्टिलाइजेशन और फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद ट्रांसपोर्ट बैक टू द यूट्रस, अगर ये सारे प्रोसेस में कहीं भी ब्लॉक आ जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कि ट्यूब्स अगर बंद हैं या मेल जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है या कोई अंडे बनाने का प्रॉब्लम है, अगर कोई भी ये जो सारा मैकेनिज्म नॉर्मल रिप्रोडक्शन का किसी जगह पे भी रुक जाए तो हम ये प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं। हम औरत के बॉडी से अंडे बाहर निकाल लेते हैं। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब जो स्पर्म और एग का मिलन होता है। सो हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी जो कॉमनली कहा जाता है, उसमें हम एग्स को, औरत के अंडों को बाहर निकालते हैं बॉडी से और एक टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में ये अंडे और स्पर्म्स को साथ में रखते हैं और अलाउ करते हैं कि फर्टिलाइजेशन या मिलन हो जाए एक स्पर्म का एक अंडे के साथ। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हम लोग 24 घंटे बाद चेक करते हैं कि कितना सेल डिवाइड हुआ है, कैसे कंडीशन क्या है एम्ब्रियो की, और 48 आवर्स के बाद हम यही एम्ब्रियो को फिर से यूट्रस के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको बोला जाता है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या ET। हमें ये तो पता चल गया कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है, IVF क्या है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम और भी जानकारी लेते हैं इसी विषय पर। आप देखते रहिएगा संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के पहले हमें डॉक्टर अलाहाबादिया ने बताया कि आईवीएफ क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ टेस्ट ट्यूब बेबी और नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। आइए अब और भी कुछ जानकारी लेते हैं आईवीएफ के बारे में डॉक्टर अलाहाबादिया से। डॉक्टर साहब, अब मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि कौन से कपल्स होते हैं जिनको एक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ऑप्ट करना पड़ता है? आपका सवाल है कि क्या इंडिकेशंस हैं राइट टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए? राइट। वेल, जो सबसे कॉमनेस्ट इंडिकेशन है जिससे पहले 1978 में फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, वो है ट्यूबल फैक्टर। अगर फेलोपियन ट्यूब्स बंद हों तो स्पर्म और एग का मिलन ही नहीं हो सकता। दिस वाज द कॉमनेस्ट फैक्टर। अगर किसी को ट्यूबल बीमारी है, इंडिया में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे पेशेंट्स हैं, औरतें हैं जिनका मेन प्रॉब्लम है ट्यूब्स बंद हैं, और उनके लिए ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज टेस्ट ट्यूब बेबीज या आईवीएफ। ओके। दूसरी इंडिकेशंस जो अब आईवीएफ में आ गई हैं वो हैं अगर सब कुछ ठीक है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी सब कुछ ठीक है, आईयूआईएस भी ट्राई कर चुके हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब गर्भाशय में वीर्य वगैरह भी डाल के देख लिया है, बाकी भी नॉर्मल सारी बेसिक ट्रीटमेंट्स कर लिए हैं और प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली आईवीएफ इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। फाइनल ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ है। फिर एक ऐसा ग्रुप है मेल फैक्टर, जो हस्बैंड्स का सीमेन काउंट कम है, उनके लिए भी आईवीएफ या बहुत कम है तो इक्सी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी का वेरिएंट है, पर इसमें स्पर्म एग में इंजेक्ट किया जाता है, इसको असिस्टेड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो ट्यूबल फैक्टर, अनएक्सप्लेन्ड, मेल फैक्टर, ये कॉमन इंडिकेशंस हैं। फिर दूसरी इंडिकेशंस है एंडोमेट्रियोसिस। फिर ऐसी भी इंडिकेशंस है जहां मिक्स्ड फैक्टर है, मतलब हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम है, वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है। तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी के अगर नॉर्मल बेसिक टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकते हैं तो फिर उनका फाइनल कॉमन पाथवे जो एक उपाय है, सारे इलाजों का एक उपाय फिर फाइनली आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। ओके, सो दिस इज इंडिकेशंस फॉर आईवीएफ। हाँ जी। अभी जब ये आईवीएफ करना होता है तो उसके पहले आपको जरूर कुछ टेस्ट करनी पड़ती होंगी। सो व्हाट आर दोस टेस्ट व्हिच यू कंडक्ट जस्ट बिफोर आईवीएफ? आईवीएफ एक बहुत प्लान्ड ट्रीटमेंट है, मतलब हम किसी को भी डायरेक्टली पेशेंट आया और एटलीस्ट 1 महीना टाइम लगता है बीच में पेशेंट को टेस्ट करने के लिए, पहले डायग्नोस कर दिया है, फिर भी हम एक इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीन करते हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टनर्स का कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई HIV, VDRL, वो स्क्रीन करने के बाद वाइफ के रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए। क्योंकि ये जो एग्स निकाले जाते हैं वो एनेस्थीसिया के अंडर निकाले जाते हैं। तो हम रूटीन टेस्ट के साथ साथ ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड शुगर, जो भी रूटीन थिंग्स है वो करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो ये ब्लड टेस्ट से एडिशनल जो किया जाता है वो है हिस्ट्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी या गर्भाशय के अंदर एक कैमरा डाला जाता है और वो कैमरे से हम यूट्रस के अंदर जहाँ ये एम्ब्रियो या बच्चा ग्रो होने वाला है, इम्प्लांट होने वाला है, वो एरिया नॉर्मल है कि नहीं वो देखने के लिए हम ये कैमरा अंदर डालते हैं। इसको हम वीडियो हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हम इसको सारा वीडियो पे या CD पे डॉक्यूमेंट करते हैं और अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है यूट्रस में तो उसी टाइम वो करेक्ट करने के बाद पेशेंट IVF के लिए जा सकता है। प्लस जो रूटीन हार्मोनल टेस्ट हैं या जो आदमी के सीमेन के टेस्ट हैं वो सब करके ही फिर इंडिकेशन होती है IVF की। फिर ये ब्लड टेस्ट, फिटनेस के, इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीन और हिस्ट्रोस्कोपी, तो ये सारे टेस्ट करने के लिए करीबन 1 महीने का टाइम लग जाता है। एक बार ये टेस्ट हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम पेशेंट को IVF के लिए या टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। ओके, सो दिस आर टेस्ट प्रायर टू IVF। हाँ जी। अभी आप IVF जब करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन इट? ऑब्वियसली आप कुछ प्रोसीजर होगा उसका, सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? IVF एकदम सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों के लिए ये 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप होता है कि वाइफ को इंजेक्शंस, फर्टिलिटी इंजेक्शंस दिए जाते हैं बहुत सारे अंडे बनाने के लिए।
दूसरा स्टेप होता है एनेस्थीसिया में अंडे रिकवर करते हैं, इसको हम बोलते हैं एग पिकअप या oocyte रिट्रीवल या एग रिट्रीवल। तीसरा स्टेप होता है जो लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी लैब में हम एग्स जो निकाले हैं हमने स्पर्म्स डाल के फर्टिलाइज जो करते हैं, वो तीसरा स्टेप लेबोरेटरी में होता है। और चौथा स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब बच्चा 2 दिन का होता है लैब में, टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में। ये चौथे स्टेप में ये बच्चे को हम एक कैथेटर, ट्रांसफर कैथेटर के जरिए से हम यूट्रस, गर्भाशय के ऊपरी भाग में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं आईवीएफ के। ये स्टेप्स को हम और भी डिटेल में जानना चाहेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लीजिए एक ब्रेक, देखते रहिए संतति अ जर्नी टू फैमिली वे। हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द बेसिक स्टेप्स ऑफ आईवीएफ। इसी के बारे में कुछ और जानकारी हम लेंगे और डिटेल में हम पता करेंगे डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया से। आइए जानते हैं आईवीएफ के स्टेप्स के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहला स्टेप तो कहा था कि ये जो विमेन होती हैं उनके अंडे बनाते हैं पहले और उसके बाद उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो किस तरह से वो अंडे बनाते हैं और किस तरह से कलेक्ट करते हैं आप? पहले स्टेप में हम फर्टिलिटी इंजेक्शंस देते हैं पीरियड के पहले दिन से। ये फर्टिलिटी इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ये इंजेक्शंस हैं जो डायरेक्टली ओवरी या अंडे कोश पे एक्ट करते हैं और 10 से 15 एग्स हमारा टारगेट होता है रिकवर करने के लिए। हर महीने एक औरत एक अंडा ही बनाती है। आईवीएफ के लिए हमें 10 से 15 एग्स चाहिए होते हैं कि हम चांसेस मैक्सिमाइज करें प्रेगनेंसी के लिए। तो पहले दिन पीरियड के ये इंजेक्शंस देना शुरू करते हैं और 5वें दिन से हम सोनोग्राफी से और एक ब्लड टेस्ट से, एस्ट्राडियोल मॉनिटरिंग से ये पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। करीबन 10 दिन ये इंजेक्शंस लगते हैं और जनरली 10वें या 11वें दिन ये औरत के एग्स रेडी होते हैं, मैच्योर होते हैं। एक बार ये एग्स मैच्योर होते हैं तो हम ये अंडों को अपने साइड वॉल, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये फॉलिकल्स हम देखते हैं सोनोग्राफी पे। ये जो फॉलिकल्स हैं अंडे कोश में, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं जिनके अंदर हर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एग है, एक छोटा सा अंडा है। ये सराउंडेड है फ्लूइड से। ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। हम जब एक बार एग्स मैच्योर हो जाते हैं, हम एक इंजेक्शन देते हैं, एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं, जिससे ये फॉलिकल के अंदर जो अंडा है वो फ्री तैरने लगता है, वो रिलीज हो जाता है वॉल से। उसके बाद ये इंजेक्शन के 36 घंटे बाद हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनेस्थीसिया के अंडर सोनोग्राफी के प्रोब से हम एक सुई डालते हैं, योनि के थ्रू अंडे कोश में जाती है ये सुई। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये सुई अंडे कोश में बहुत सारे फॉलिकल है, हर एक फॉलिकल में एक अंडा है। हम ये नेगेटिव प्रेशर से, सक्शन से, ये हर एक फॉलिकल में जो फ्लूइड है उसको, और वो फ्लूइड जो अंडे को कंटेन करता है उसको हम सक कर रहे हैं बाहर ये टेस्ट ट्यूब में। एक बार ऐसे सारे अंडे कलेक्ट हो जाते हैं, ये अंडे लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं और ये प्रोसेस को हम कहते हैं एग रिकवरी या एग पिकअप या oocyte रिट्रीवल। डॉक्टर साहब, ये एग्स निकाल के लेबोरेटरी में तो चले गए, अब इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हाउ इज इट फर्टिलाइज्ड फर्दर? एक बार हमें एग्स मिल जाते हैं लेबोरेटरी में, फिर हस्बैंड को भेजा जाता है सीमेन कलेक्शन के लिए। हस्बैंड मैस्टरबेशन से, हस्तमैथुन से सैंपल कलेक्ट करता है और वो जो वीर्य का सैंपल है वो लैब में आता है। फिर आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सैंपल इवैल्यूएट किया जाता है और अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स जो हैं, जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं सैंपल से, स्पर्म प्रोसेसिंग से।
फिर ये जो सेपरेटेड स्पर्म्स हैं ये हर एक टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में एक अंडा और मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स एक अंडे के साथ डाले जाते हैं और हम उसे अगले दिन मतलब 24 घंटे लेटर चेक किया जाता है कि हर एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें एक अंडा है और स्पर्म्स डाले हैं उसमें फर्टिलाइजेशन हुई है कि नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो हम वो एग्स को फिर इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ये इंक्यूबेटर एक ऐसा गैजेट है जो बॉडी का एनवायरनमेंट मिमिक करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर और पीएच वगैरह है, ये मशीन के अंदर भी वैसा ही टेम्परेचर और पीएच होता है। तो ये बच्चे, ये जो सेल्स हैं, जो नन्ही सी जान है, ये इंक्यूबेटर में डेवलप होती है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 48 आवर्स लेटर ये सेल डिवीजन होके ये 6 या 8 या 12 सेल स्टेज पे जो छोटे एम्ब्रियोज होते हैं ये अब रेडी होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब अब हमने एक नन्ही सी जान टेस्ट ट्यूब बेबी लेबोरेटरी में रेडी कर दी है, इंक्यूबेटर में वो रेडी कर दी है। अब हमको डिसाइड करना है कि इसको वापस जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कब और कैसे ट्रांसफ़र करना है। ओके, अभी आप इसे ट्रांसफ़र भी करते हैं? हाँ जी। तो ये कैसे करते हैं? हाउ डू यू गेट द एम्ब्रियो ट्रांसफर डन? ये फाइनल स्टेज होता है। जैसे अब आप क्लिप देख रहे हैं कि एक बार ये रेडी होता है तो ये जो बच्चे होते हैं एम्ब्रियोज इंक्यूबेटर से निकाले जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि ये डिवाइड हो रहे हैं, कि जान है इनमें। उसके बाद ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में लोड किए जाते हैं और एक बार लोड हो जाते हैं तो उसके बाद ये वापस पेशेंट के गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर से जेंटली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे अभी आपने स्क्रीन पे देखा। एक बार ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो पेशेंट 2 घंटे का रेस्ट करती है और उसके बाद अपने घर पे वापस जा सकते हैं। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यही होती है कि कोई अननेचुरल फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, कोई इंटरकोर्स ना करें अगले 15 दिन। पहले 4 दिन ट्रांसफ़र के तो एब्सोल्युटली रेस्ट करवा के रहते हैं। एंड इफ़ ऑल गोज़ वेल 15 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो इफ़ ऑल गोज़ वेल you get a positive result, फिर वो pregnancy is just like any other normal pregnancy. Yeah. That's really very nice. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आज जो एकदम निराश हो जाते हैं उनके लिए भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए IVF यहाँ पर है। डॉक्टर साहब ने हमें सब कुछ बता दिया। अब एक बात और पूछना चाहूँगी जो हमारे दर्शक भी पूछना चाहेंगे, what are the costs involved in this? And I'm sure कुछ complications भी ज़रूर होती होंगी इसमें. So what are the costs and the complications involved in the whole process of IVF? IVF की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, मैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पहले बात करूँगा। कॉम्प्लिकेशन होती है एक कंडीशन कॉल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा एम होता है, हमारा टारगेट होता है 10 से 15 अंडे बनाना, और कभी कभी औरत का रिस्पांस ऐसा होता है, पेशेंट का रिस्पांस ऐसा होता है कि 10 या 15 अंडों के बजाय 50-60 अंडे प्रोड्यूस कर लेती है औरत। तो ये जो कंडीशन होती है ये दैट मीन्स इनके अंडे कोश ने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है। और अगर हम केयरफुल नहीं रहे ऐसी कंडीशंस में तो ये जो है ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशन हो जाती है। सो ये जो स्किल होता है डॉक्टर का वो डिसाइड करता है कि कितने फर्टिलिटी मेडिकेशंस या इंजेक्शंस देना चाहिए और कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन नहीं होए। ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन जनरली बहुत स्पेसिफिक ग्रुप्स में होता है जहाँ केयरफुल रहना पड़ता है, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS। एंड अगर कई बार हमें रियली डर है कि ये पेशेंट को फुल ब्लोन सिंड्रोम नहीं हो जाए तो हम मेनी अ टाइम्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। ऐसे पेशेंट्स में हम जो बच्चे होते हैं उसको क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दें और प्रेगनेंसी हो जाए। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये सिंड्रोम वर्स्ट अपनी सिवियरिटी में और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अगर हम बच्चे ट्रांसफ़र नहीं करें, अगर प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है तो ये जो बड़ी हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज हैं ये 10-15 दिन में वापस नॉर्मल साइज में आ जाती है।
ओके। और आपका जो क्वेश्चन था जो अबाउट कॉस्ट ऑफ आईवीएफ इज अ वेरी टेक्निकल एंड जो भी कंज्यूमेबल्स जो यूज होते हैं आईवीएफ के लिए, जो भी कैथेटर्स वगैरह यूज होते हैं वो सारे बाहर से आते हैं, यूएसए से या जर्मनी से वगैरह, एंड ऑल दीज आर ड्यूटीएबल आइटम्स. तो द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर पर साइकिल इज बिटवीन 30,000 to 40,000 रुपीज. ओके. प्लस द कॉस्ट ऑफ द फर्टिलिटी इंजेक्शंस. जो फर्टिलिटी इंजेक्शंस का कॉस्ट होता है वो करीबन 20 से 30,000 और होता है. सो द टोटल कॉस्ट एक अटेम्प्ट जो आप करेंगे साइकिल का बिटवीन 50,000 to 70,000 डिपेंडिंग कितने इंजेक्शंस गए हैं, कौन से लैब में आपने ट्रीटमेंट लिया है. पर अटेम्प्ट का इतना कॉस्ट होता है. पर दिस इज दी यू नो सर्टेन इंडिकेशंस लाइक ट्यूबल फैक्टर है, वेरी लो काउंट्स हैं. समटाइम्स ये बेस्ट इंडिकेटेड प्रोसीजर होता है. हम वर्कशॉप्स में जाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट डॉक्टर आईवीएफ इज सो एक्सपेंसिव कि ये करना चाहिए कि नहीं. सो हमारा आंसर हमेशा होता है कि आईवीएफ इज एक्सपेंसिव. जस्ट बिकॉज आईवीएफ इज एक्सपेंसिव does not mean you should do something wrong which is inexpensive. Right. Many a times देखा जाता है कि पेशेंट की ट्यूब्स बंद है और पेशेंट ने बहुत सारा आयुर्वेदिक वगैरह मेडिसिन लेके they spend much more over 3-4 years. and अगर ये डायरेक्टली उनके फैमिली डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्टली जब ट्यूब्स बंद हैं और डायग्नोज्ड हैं, बंद हैं, डायरेक्टली आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास भेज देते तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में spending this much they would have got a baby. Right. Usually patients हमारे पास इंडिया में अब आने शुरू हुए हैं डायरेक्टली बिकॉज ऑफ मीडिया एटसेट्रा. अगर वो अपना प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर देते हैं, रियलाइज करते हैं कि ट्यूब्स बंद हैं और आईवीएफ इज द ओनली आंसर, अब वो डायरेक्टली आने शुरू हुए हैं. पहले ये लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोई गॉडमैन वगैरह इधर उधर जाते थे और फिर आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी वो हमारे पास आया करते थे. सो माई मैसेज इज दैट अगर योर ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और योर गायनेकोलॉजिस्ट हैज एडवाइज्ड आईवीएफ तो इमीडिएटली जितना जल्दी होए आईवीएफ सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पहुंच जाना चाहिए. डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि एक अटेम्प्ट का कॉस्ट है 50,000 to 70,000. उस पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि इज इट दैट कि एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी अटेम्प्ट्स लगती हैं इसमें? आईवीएफ का सक्सेस रेट पर अटेम्प्ट इज अराउंड 30%. ओके. 30% पेशेंट हर एक चांस जब भी ट्राई करेंगे, अगर 10 औरतें ट्राई कर रही है हर महीने तो 3 ही प्रेग्नेंट होंगी. अच्छा. बाकी 7 औरतों को फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है. और एट द एंड ऑफ 3 months या 3 अटेम्प्ट्स के बाद 80% पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं. जो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट है वो 80% है एट द एंड ऑफ 3 months. मगर फिर भी 20% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं प्रेगनेंसी करने के लिए. अच्छा. बट इफ़ यू परसिस्ट लॉन्ग इनफ एंड यू आर डिलीजेंट, यू आर IVF इज द ओनली आंसर और आप स्टिक करते हैं ये मोडालिटी से, ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स प्रेग्नेंट. ओके, दिस इज़ रियली नाइस. अभी आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक अच्छे गायनेक, एक अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, फिर आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. जी हाँ, हमने डॉक्टर अलाहाबादिया से काफ़ी जानकारी ली और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अलाहाबादिया का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी जानकारी आपने दी. आई एम श्योर इवन आई वॉज अनअवेयर, हमारे ऑडियंस भी एकदम अनअवेयर थे. बहुत ही ज़रूरी था ये अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी पूरी ऑडियंस में, पूरे व्यूअर्स में, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर. अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी. कुछ ऐसे ही विषय पर हम बात करेंगे, इनफर्टिलिटी पर या फिर प्रेगनेंसी पर, कुछ ऐसे विषय पर और ज़्यादा जानकारी हम पाएंगे.